नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 16 जुलाई 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। वीडियो में कई सारे ऐसे टॉपिक हैं, आप देख ही रहे होंगे। मनी बिल के बारे में आज पढ़ना है। उसके अलावा चंद्रमा पर एक केव मिला है, जिससे अब क्या होगा कि भविष्य में मनुष्य जो है उस केव में अपना आवास बनाकर रह सकता है और आने वाले समय में आपको चंद्रमा पर मनुष्य रहते हुए दिखाई देंगे। आपके अपने जीवन काल में तो देख ही सकते हैं आप। और भी कई सारे न्यूज़ हैं जिसको हम लोग कवर करेंगे इसमें, तो वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। कंप्लीट वीडियो देखने की आदत डालिए। 40 मिनट का ही तो रहता है, कहाँ ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि 70 बीपीएससी को लेकर अपना टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो उसमें आप ऐड हो सकते हैं और आंसर राइटिंग में भी ऐड हो सकते हैं। जितने दिन नोटिफिकेशन आने में समय लग रहा है, कम से कम उतने दिन भी अगर आप लिख लेंगे। जुलाई में तो अब नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है जुलाई में नोटिफिकेशन नहीं आने जा रहा है। अगस्त में आएगा तो आएगा, नहीं तो एग्ज़ाम में थोड़ी सी देरी हो सकती है। 30 सितंबर मान के ही तैयारी कीजिएगा, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक कम से कम थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग ज़रूर कर लीजिए। जिनको आंसर राइटिंग करना नहीं आता है, मैं उनके लिए स्पेशली कह रहा हूँ। ओके, तो आप जुड़ सकते हैं आंसर राइटिंग वगैरह के लिए। बाकी चलिए देखते हैं कि क्या है न्यूज़ आज का हेडलाइन में तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पिछले कुछ वर्षों में कई सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है जिसको मनी बिल का नाम दिया जाता है। मनी बिल का नाम दे दिया जाता है और मनी बिल का नाम देने के पश्चात क्या हो जाएगा बंधुओं, तो यहाँ पर राज्यसभा की जो शक्तियाँ हैं वो कम हो जाएगी। राज्यसभा की शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगी, कुछ रहता ही नहीं है मनी बिल के संबंध में, और उसको फिर पास करवा लिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत ही बड़ी बात बोली है। सुप्रीम कोर्ट टू हियर पिटीशन अगेंस्ट पासिंग लॉ एज मनी बिल, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इस चीज़ की भी देखरेख करेगा कि किस एक्ट को मनी बिल के तौर पर पास करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। आज तक ये शक्ति अनन्य अधिकार केवल और केवल लोकसभा के अध्यक्ष को ही था कि भाई किस बिल को मनी बिल बोलना है और किसको मनी बिल नहीं बोलना है। यूपीएससी पीटी 2024 में पॉलिटी का एक सवाल पूछा गया था मनी बिल से जुड़ा हुआ कि आर्टिकल 109 में पूछा गया था कि आर्टिकल 109 में मनी बिल से जुड़ा हुआ स्पेशल प्रोविज़न किया गया है। तो ये पूछा गया है यूपीएससी 2024 में। 110 में मनी बिल की परिभाषा है, 109 में स्पेशल प्रोविज़न है। स्पेशल प्रोविज़न का मतलब मनी बिल के संबंध में राज्यसभा की जो शक्तियाँ होंगी, स्टेट काउंसिल की जो शक्तियाँ होंगी, राज्यसभा की शक्तियाँ होंगी, उसके बारे में विवरण कहाँ पर दिया गया है, वो दिया गया है आर्टिकल 109 में। तो यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। देखिए क्या है, कौन कौन से एक्ट ऐसे हैं जिनको मनी बिल का नाम देकर पास करवा दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर है कि अमेंडमेंट टू द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है और इसमें कई सारे लोगों को फंसा दिया जाता है केस में। इसको मनी बिल का नाम दे दिया गया और इसको पास करवा दिया गया। फाइनेंस एक्ट 2017, इसको भी मनी बिल का नाम देकर पास करवा दिया गया। आधार एक्ट 2016, इसको भी मनी बिल का नाम देकर पास करवा दिया गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इस पिटीशन को डाला गया था कि अब ट्रेंड बन गया है कि सरकार को जहां पर लगता है कि इसको जल्दी से पास करवाना है, तो वहां पर राज्यसभा को बाईपास करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि कई सारे एक्ट को मनी बिल का नाम दिलवा देती है स्पीकर से और उसको पास कर लेती है, जहाँ पर राज्यसभा की शक्तियाँ लगभग में शून्य हो जाती है। राज्यसभा ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक उसको होल्ड कर सकता है, उसके बाद इसको पास मान लिया जाएगा। राज्यसभा के पास में कोई शक्ति होती नहीं है। तो आने वाले समय में आपको इस पर दिख सकता है कि मनी बिल का क्या किया जा रहा है, तो जुडिशियल रिव्यू किया जा रहा है। तो ज़रा देखते हैं मनी बिल क्या होता है, इसके संबंध में शक्तियाँ क्या हैं, राष्ट्रपति के पास में क्या शक्तियाँ हैं, लोकसभा के पास में क्या शक्तियाँ हैं, राज्यसभा के पास में क्या है, स्पीकर के पास में क्या, और सवाल वहीं से पूछा जाएगा। यूपीएससी ने 2024 के पीटी में सवाल पूछा है मनी बिल से, जो कि कतई आसान नहीं था, काफ़ी सारे लोग फंसते। देखिए क्या होता है मनी बिल। धन विधेयक कहा जाता है इसको आर्टिकल 110 के तहत में। और अगर आप आंसर राइटिंग ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो न्यूज़पेपर का पीडीएफ, न्यूज़पेपर डिस्कशन और न्यूज़पेपर का पीडीएफ आपको वैसे ही मिल जाएगा और साथ में आपको सैटरडे को निबंध भी मिल जाता है और कॉपी चेक हो जाएगा आपका, डिटेल में इवैल्यूएशन होकर मिल जाएगा। मूल रूप से आप लिखना सीख जाएंगे, इसकी तो गारंटी मैं लेता हूँ। जल्दी गारंटी स्कीम अपन चलाता नहीं है क्योंकि कुछ ऐसा होता नहीं है।
हाँ, लेकिन लेखन शैली आपकी अच्छी हो जाएगी, लिखना आप सीख जाएंगे, ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ। मेहनत करेंगे तो, है ना। मेरा बस सपोर्ट होता है, मेहनत आपको ही करना पड़ता है। मैं स्पून फीडिंग कभी नहीं करवाता हूँ। संसद में प्रस्तुत होने वाले विधेयकों की 4 श्रेणियों में से एक है धन विधेयक। 4 अलग अलग श्रेणी होती हैं, जैसे संविधान संशोधन विधेयक होता है, साधारण विधेयक होता है, धन विधेयक होता है। इसी प्रकार से एक होता है धन विधेयक। संविधान के 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, लेकिन 109 में स्पेशल प्रोविज़न बताया गया है। स्पेशल प्रोविज़न बताया गया है 109 आर्टिकल में। कोई विधेयक धन विधेयक माना जाएगा यदि वह किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन अथवा विनियम करता हो, कोई कर लगाता हो, हटाता हो, परिवर्तन करता हो, या उसके लिए कोई रेगुलेशन का लॉ लाया गया हो, तो वो सब के सब इसमें आएंगे। केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन के विनिमय से संबंधित हो, भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि का अभिरक्षा या ऐसी किसी निधि में धन जमा करने या उससे धन निकालने से संबंधित हो, भारत सरकार की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा करता हो, भारत सरकार की संचित निधि से धन का विनियोग करता हो, निकालता हो, रखता हो, कुछ भी, संचित निधि को छेड़ेंगे ना तो उसमें धन विधेयक आ जाएगा। आर्टिकल 110 कुछ भी करेंगे आप, ठीक है। संचित निधि के नाम पर कहीं से लोन लेंगे, लोन चुकाएंगे, ऋण लगाएंगे, जमा करेंगे, निकालेंगे, 110 आ जाएगा। भारत की संचित निधि भारित किसी व्यय की उद्घोषणा इस प्रकार की किसी व्यय की राशि में वृद्धि करता हो, भारत की संचित निधि लोक लेखा में किसी प्रकार के धन की प्राप्ति, अभिरक्षा, इनमें व्यय, इनके केंद्र या राज्य की निधियों का लेखा परीक्षण करता हो, तो भी 110 आ जाएगा। उपरोक्त विषयों का अनुषंगिक कोई भी विषय हो, उन सब में आर्टिकल 110 के तहत में मनी बिल उसको माना जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक नहीं माना जाएगा यदि वह जुर्माने या अन्य संबंधी शस्तियों का अधीन अधिरोपण करता हो, किसी स्थानीय प्राधिकारी निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी कर के अधिरोहण, उत्साहन, अगर स्थानीय निकाय अधिकारियों द्वारा स्थानीय स्तर पर किसी कर वगैरह को लगाया जाता है तो उसको मनी बिल नहीं माना जाता है। अनुज्ञप्तियों के लिए या की गई सेवाओं के लिए शुल्क की मांग करता हो तो ये सब आपका धन विधेयक में नहीं आता है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, यहाँ से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, यहीं से सबसे ज़्यादा सवाल आएगा आपका, वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। किसी विधेयक के बारे में विवाद उठने पर कि वह धन विधेयक है अथवा नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। इसी को सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशियल रिव्यू करने जा रही है और ये बहुत ही बड़ी चीज़ होगी। भारत के संविधान के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष मनी बिल है कि नहीं, इसका जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करने जा रही है। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद उसके प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में अथवा किसी सदन में अथवा राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। इसी भ्रम को पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तोड़ने जा रही है जब उसने बोला है कि मनी बिल पर हम सुनवाई करने जा रहे हैं। ये क्या दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक सक्रियता जो है वो बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट जो है उस सरकार को काउंटर करने की कोशिश कर रही है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। 2 बार 3 बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे स्टेटमेंट बनाकर पूछा जाएगा। धन विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है, इसे केवल मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई भी सामान्य अगर कोई संसद सदस्य चाहे पेश करे तो नहीं कर सकता है, केवल और केवल मंत्री के द्वारा ही इसको लाया जा सकता है, ठीक है। धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया क्या है, तो संविधान में 110 संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया निहित है। इसे पारित करने के लिए अनुच्छेद 109 के तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। स्पेशल प्रोविजन 109 में भी दिया गया है। प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा, यूपीएससी का इस बार का ही सवाल है ये। लोकसभा में पारित होने के उपरांत उसे राज्यसभा के विचारार्थ भेजा जाता है कि विचार कर लो इस पर। 14 दिनों के अंदर उसे स्वीकृति देनी होती है अथवा इसे राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। अगर राज्यसभा उसको 14 दिन के अंदर अनुमति नहीं देती है तो अपने आप ही राज्यसभा से पारित मान लिया जाएगा इसको, ओके। लोकसभा के लिए आवश्यक नहीं है कि राज्यसभा की सिफारिशों को माने। यदि लोकसभा किसी प्रकार की सिफारिश को मान लेता है तो फिर इस विधेयक को सदनों द्वारा संयुक्त रूप से पारित माना जाएगा। यदि लोकसभा कोई सिफारिश नहीं मानती तो इसे मूल रूप से दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्तियाँ क्या हैं, तो कुछ भी नहीं है। अगर ध्यान से देखेंगे तो राज्यसभा की शक्तियाँ सीमित हैं। राज्यसभा के पास इसके संबंध में प्रतिबंधित शक्तियाँ हैं। धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती है। राज्यसभा केवल सिफारिश कर सकती है और सिफारिश को लोकसभा स्वीकार भी कर सकती है और मना भी कर सकती है। राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ हैं, इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति की सिफारिश बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही सब वो लाइन है जो स्टेटमेंट में बनाए जाते हैं और जहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे।
दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वह इस पर अपनी सहमति देता है, फिर इसे रोक कर रख सकता है। राष्ट्रपति इसे किसी भी दशा में सदन को पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो रोक कर जरूर रख सकते हैं, लेकिन पुनः विचार के लिए नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही तो बोला था, सिफारिश की थी कि इसको पास करो, है ना, इसलिए वो पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं इसको। आर्टिकल 109 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये स्पेशल प्रोविज़न करता है, स्पेशल प्रोसीजर फॉर मनी बिल है इसमें, जिसमें बताया गया कि स्टेट काउंसिल यानी कि राज्यसभा की क्या क्या शक्तियाँ होंगी उसकी चर्चा की गई है, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला है कि भोजशाला के संबंध में है, मध्य प्रदेश में है भोजशाला, MP भोपाल में है। यहाँ पर एक भोजशाला मंदिर था, आपको तो पता होगा, ये हमारे इतिहास का सबसे बड़ा सच है और इस सच को स्वीकार करने में कभी कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो। इतिहास झूठा पढ़ा देते हैं, इसीलिए तो बच्चे सांप्रदायिक हो जाते हैं बड़े होकर, जब उनको सच्चाई पता चलता है। तो किस हिसाब से अपनी किताब में आपने औरंगजेब को अच्छा दिखा रखा है, उसकी आप बुराई करते उसमें कि अच्छा शासक नहीं था ये, इसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, सहिष्णु शासक नहीं था, जबकि उसके कसीदे लिखे पड़े हैं अपने इतिहास की किताबों में। नहीं होता है ऐसा, बुरे को बुरा, अच्छा को अच्छा बोलिए, आपकी ये अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कतें कम हो जाएंगी। तो भोजशाला हो या कई सारे ऐसे मंदिर थे भारत में, उत्तर भारत में खास तौर से, जिनको तोड़ तोड़ कर मस्जिद बनाए गए, और ये सच्चाई है, इसमें कुछ भी छुपाने लायक नहीं है। अब यहाँ पर ASI ने सर्वे किया, भोजशाला को लेकर विवाद हुआ, समझेंगे इसको। आर्ट एंड कल्चर में पूछा जाएगा आपसे कि किसने निर्माण करवाया था, कहाँ पर है, कब निर्माण करवाया गया था, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो राजा भोज होता था, भोपाल के क्षेत्रों में राज करता था। भोज तालाब भी है वहाँ पर, भोज तालाब भोपाल का सबसे दार्शनिक स्थलों में से एक है वो भोज तालाब। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कमाल मौला कॉम्प्लेक्स, मॉस्क्यू कॉम्प्लेक्स, जो मस्जिद का कॉम्प्लेक्स है, कमाल मौला मस्जिद कॉम्प्लेक्स है, उसी में भोजशाला मंदिर का भी हुआ करता था, जिसको तोड़कर ये बनाया गया। अगर आप मथुरा जाएंगे तो भी वहाँ पर दिखेगा, और अगर आप बनारस जाएंगे तो भी वहाँ पर दिखेगा, और अगर आप कुतुब मीनार भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको मूर्तियाँ दिखेंगी। इन्होंने जो बोला है कि कई सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ दिखी हैं, जिसमें ब्रह्मा, गणेश, गॉडेस, दुर्गा वगैरह सब लोग हैं, तो ठीक है, ये सब आपको कहाँ पर दिखता है, तो ये सब आपको दिखेगा वहाँ पर भी। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो एक बार तो मैंने फ़ोटो भी डाला था टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर दिखता है ये। तो भोजशाला के बारे में ASI ने बोला है कि जो वर्तमान का मंदिर का जो पहले का मंदिर का स्ट्रक्चर था, उसको तोड़कर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। ये किसने बोला है? ASI ने बोला है। ASI को बोलने दीजिए, हमारा काम क्या है, हम जरा भोजशाला को पढ़ते हैं। और सबसे बड़ा काम क्या है? सबसे बड़ा काम क्या है ना, कि इतिहास अच्छी और बुरी दोनों तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ अच्छी यादें भी होती हैं आपके जीवन में, और आपके जीवन में कुछ बुरी यादें भी होती हैं। आपके अपना इतिहास देख लीजिए, अपना व्यक्तिगत देख लीजिए, आप अपने आने वाली पीढ़ी को किसको सिखाएंगे जिससे उसके अंदर जहर ना भरे? बताइए मुझे, सीधा सा सवाल, आप ही घर से सवाल उठा लीजिए। आप अपने आने वाली पीढ़ी को कौन सा इतिहास पढ़ाना चाहेंगे जिससे वो कुछ सीख कर आगे बढ़ सके या किसी से शत्रुता कर सके? तो हम सिखाएंगे कि भाई इसके दिमाग से कट्टरता कम हो, इस प्रकार का इतिहास पढ़ाया जाए। तो ये जो विवादित मुद्दे हैं, इनको साइड करके सच्चाई बताकर आगे बढ़ जाना चाहिए। हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए कि इतिहास हमारे समाज को जोड़ने का काम करे, न कि उसको तोड़ने का काम करे। सच्चाई तो है ही कि बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया। अटाला देवी का मस्जिद नाम दिया गया, अटाला देवी का मंदिर था कभी वो, जिसको अटाला देवी का मस्जिद नाम दे दिया गया। दक्षिण भारत में आपको विशाल विशाल मंदिर दिखते हैं, उत्तर भारत में क्यों नहीं दिखते हैं पुराने? क्योंकि तोड़ दिया गया, उसको तोड़ा गया, तोड़ करके वहाँ पर इस्लामिक स्ट्रक्चर बनाए गए, मस्जिद बनाए गए, है ना। तो ये सच्चाई है, लेकिन हमें इसको स्वीकार करके आज के समाज में विकृति पैदा करना चाहिए क्या? नहीं, आज के समाज को बचाना चाहिए सही इतिहासों का अध्ययन करके। ओके, चलिए देखते हैं भोजशाला का, देखते हैं कि क्या है भोजशाला और क्या इसका काम था, किसने बनवाया था इसको, कब बनवाया था, किस स्टाइल में बनाया गया है, इन सभी चीज़ों को ज़रा हम लोग देखते हैं। बाकी ASI का काम है सर्वे करना, उसने किया है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था ASI को कि आप इसका सर्वे करके इसका निकालिए क्रक्स, और आगे देखते हैं इस पर क्या फैसला होता है। ओके, भोजशाला परिषद, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय वैसे कहाँ पर है? जबलपुर में है ना शायद। धार जिले में भोजशाला मंदिर कमाल मौला मस्जिद परिषद, धार जिला है मध्य प्रदेश का, वहीं पर मैंने भोपाल बोल दिया था क्या गलती से? तो भोपाल में भोज तालाब है,
धार जिले में मंदिर कमाल मौला मस्जिद परिसर की मूल प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था कुछ समय पहले, और उस आदेश के पश्चात सब एएसआई ने सर्वे को पूरा कर लिया है। भोजशाला मंदिर कमाल मौला मस्जिद परिसर क्या है, इसको ज़रा समझ लीजिएगा। आपके सवाल यहीं से पूछे जाएंगे और दिमाग को कहीं भी मत जाने दीजिएगा, केवल क्वेश्चन और आंसर तक रखिएगा, ठीक है। आगे इधर उधर की चीज़ों पर मत जाइएगा, बिल्कुल यहीं रखिएगा। थोड़ा सा दूर रखिए, थोड़ा सांप्रदायिक चीज़ों से थोड़ा सा अलग रखिए खुद को, ठीक है, क्योंकि लिखने और पढ़ने बोलने में आपका वो चीज़ प्रकट होगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। भोजशाला मंदिर कमाल मौला मस्जिद परिसर मूल रूप से 11वीं शताब्दी से परमार राजा भोज द्वारा निर्मित देवी सरस्वती का मंदिर था। किसने बनवाया था? परमार वंश के राजा भोज के द्वारा देवी सरस्वती का मंदिर था ये, ठीक है। मस्जिद का निर्माण मंदिर के अवशेषों का उपयोग करके किया गया था। स्मारक में संस्कृत व प्राकृत साहित्य कृतियों के साथ अंकित कुछ स्लैब भी मौजूद हैं। मतों के अनुसार कला व साहित्य के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध राजा भोज ने एक स्कूल की स्थापना की थी, जिसे अब भोजशाला के नाम से जाना जाता है। राजा भोज जो हैं वो परम प्रतापी सम्राट माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सामाजिक कल्याण के लिए कई सारे कार्य किए थे। जो तालाब आप देखते हैं वो बहरा सा उन्होंने ही निर्माण करवाया था उन्होंने। उसके अलावा कई सारे मंदिर हैं, कई सारे स्कूल का निर्माण करवाया था। तो भारत की शिक्षा पद्धति जो है उसमें कोई भी स्कूल पहले बनता था तो शिक्षा की देवी सरस्वती को माना जाता है ना, माता सरस्वती को। तो उनका मंदिर तो बनता ही था, उसी को तोड़ा गया था यहाँ पर। एएसआई के साथ एक समझौते के तहत हिंदू प्रत्येक मंगलवार को मंदिर में उपासना करते हैं और मुस्लिम समुदाय के लोग प्रत्येक शुक्रवार को नमाज पढ़ते हैं। एक ही जगह पर उपासना भी होती है और नमाज ही पढ़ी जाती है। अभी तक तो भोजशाला क्या नाम है उसका, देखिए यहाँ पर फिर से पूरा नाम देखिए, नाम बड़ा अद्भुत है। भोजशाला मंदिर कमाल मौला मस्जिद परिसर। मंदिर और मस्जिद दोनों एक ही परिसर में है। इसको अगर पॉजिटिव तरीके से दुनिया भर में प्रमोट करते तो इससे ज़्यादा सौहार्द का माहौल तो कहीं होता ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ गई है। विवाद क्या है? हिंदू समुदाय इस परिसर की मूल स्थिति को मंदिर के रूप में दर्शाते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद मानते हैं, जिसके कारण यह विवाद का विषय बना हुआ है। याचिकाकर्ता ने एएसआई रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि मस्जिद बनाने के लिए भोजशाला और वाग्य देवी मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। साइट का वास्तविक इतिहास निर्धारित करने के लिए एक सर्वेक्षण का अनुरोध किया गया था और वही सर्वेक्षण अभी पूरा हो गया है। एक प्रतिवादी ने रेस जुडिकाटा निर्णय किया था कि सिद्धांत का हवाला देते हुए मुकदमे की स्थिरता को चुनौती दी, यह देखते हुए कि इस तरह की याचिका को 2003 में उच्च न्यायालय के प्रधान खंड ने खारिज कर दिया था कि हाई कोर्ट ने इससे पहले इस तरह की याचिका को खारिज कर दिया था, इसलिए फिर से चाहिए था इंदौर हाई कोर्ट को खारिज कर दे, ऐसा याचिकाकर्ता ने कहा था। लेकिन इंदौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसका सर्वेक्षण किया जाए। एएसआई ने सर्वेक्षण किया है और ये चीज़ सिद्ध हो चुका है। ये चीज़ सिद्ध क्या, एएसआई ने कौन सा बड़ा तीर मारा, ये सबको पता ही था कि वहाँ पर मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया था। तो भोजशाला का निर्माण किसने किया था? राजा भोज, परमार वंश के शासक। 11वीं शताब्दी ध्यान में रखिएगा। देवी सरस्वती का मंदिर था। कहाँ पर है? तो धार जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हम लोग। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है कि हमारा ट्रेड डिफिसिट जो है वो 9.4% तक पहुँच गया है, 9.4% तक पहुँच गया, जिसमें बताया गया है कि हमने 203 बिलियन के आसपास में हमने करीब एक्सपोर्ट का डेटा छू लिया है। पहले क्वार्टर में 2024-25 जो फाइनेंशियल ईयर है, मार्च अप्रैल मई जून ये जो क्वार्टर होता है, इसमें करीब में हमने 200.3 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हमने हासिल कर लिया है, जो पिछली बार इस समय कितना था, 197.1 बिलियन डॉलर के आसपास में था। यानी हमारा एक्सपोर्ट तो काफ़ी बढ़ा है, लेकिन पेंच यहाँ पर फंस रहा है। देखिए यहाँ पर बोला गया कि जून का अगर हम लोग निकालें तो 35.2 बिलियन के आसपास में हमने करीब में एक्सपोर्ट किया है, बाहर भेजा है। वहीं पर हमारा जो इंपोर्ट का बिल है वो 56.2 बिलियन डॉलर के आसपास में है और 9.4% का डेफिसिट है, जो बढ़ गया है पिछले साल की तुलना में। हमारा जो डेफिसिट है वो बढ़ गया है, व्यापार घाटा जो है वो बढ़ गया है। तो व्यापार घाटा बढ़ा है, उसमें सबसे बड़ा कारण किसका माना जा रहा है? तो पेट्रोल डीजल वगैरह का जो ईंधन हम बाहर से मंगा रहे हैं उसका एक कारण माना जा रहा है। तो ठीक है, इसमें आपका डेटा एक ओवरव्यू के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कभी भी इस तरह से डेटा कंपेयर करके आपसे क्वार्टर वाइज नहीं पूछा जाता है। एक आपको ध्यान में रहे कि हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, लिखते समय आप कुछ डाटों का यूज कर सकें, आंकड़ों का उपयोग कर सकें, इसलिए यहाँ पर ये मैंने दे दिया है। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ से आपके सवाल पूछे जाएं।
ये ज़रूर है कि हमने एक लक्ष्य रखा हुआ है कि 2030 तक हम 2 ट्रिलियन डॉलर का करीब में एक्सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं 2030 तक। ये हमने लक्ष्य रखा हुआ है और इसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। और अगर एक छोटा सा और देखेंगे कि किन सेक्टर में हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है तो पिछले दिनों में, तो इसमें आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स और इंजीनियरिंग गुड्स आ जाएगा। उसके अलावा ड्रग्स वगैरह जो दवाई वगैरह भेजते हैं, केमिकल और आपका कॉफ़ी, ये सब चीज़ें हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा हमने जंप किया एक्सपोर्ट में। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिल जो है हर क्वार्टर के बाद रिलीज़ किया जाता है। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है और वो एग्ज़ाम्स जाने से पहले आपको करना है कि भारत ने इस वर्ष में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने पर किस चीज़ पर पैसा खर्चा किया है। इंपोर्ट करने पर सबसे ज़्यादा किस चीज़ को इंपोर्ट करने पर भारत सरकार ने पैसा खर्चा किया। यूपीएससी ने इस प्रकार का सवाल पूछा हुआ है। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने पर भारत सरकार ने किस चीज़ पर पैसा खर्चा किया, किस चीज़ के इंपोर्ट में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है भारत सरकार का, ये ज़रूर पढ़िएगा। और दूसरा ये पढ़िएगा कि दक्षिण एशिया देशों में, अभी नहीं, एग्ज़ाम से पहले पढ़ना है क्योंकि उस समय तक क्वार्टर बदल जाएगा और ईयर बदल जाएगा। दक्षिण एशिया में किस देश के साथ हमारे सबसे ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं। वर्तमान में बांग्लादेश है और बांग्लादेश ही रहेगा आपके एग्ज़ाम तक, लेकिन अगर कोई चेंज होता है तो उसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। यूपीएससी ने 2020 ईस्वी में बांग्लादेश के साथ हमारे विदेश संबंध में व्यापार को लेकर क्या संबंध है उससे सवाल पूछा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि रूस के साथ हमारे व्यापार में और रक्षा समझौते में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। इसमें 2 न्यूज़ है, एक तो ये है, इसके बारे में करवाऊंगा। एक छोटा सा और देख लीजिए कि रुपी और रूबल में जो व्यापार है, रुपी और रूबल रूस की करेंसी है, इन दोनों व्यापार जो है वो लगभग में डबल होता जा रहा है। भारत ने रूस के साथ, रूस पर जो डॉलर का प्रतिबंध लगाया गया है, और भारत ने भी सोचा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो मोनोपोली है डॉलर को लेकर, उसको क्यों ना काउंटर किया जाए। इसके लिए ब्रिक्स के कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि भाई साहब ऐसा करो, अमेरिका को जाने दो समुद्र में, हम लोग अपने अपने पैसे में व्यापार करना शुरू करते हैं। हमारा पैसा नहीं है क्या? आपका पैसा, हमारा पैसा कुछ नहीं। तो इन्होंने अपने पैसे में व्यापार शुरू कर दिया, जिसमें भारत और रूस जो है, इंडिया और रूस, ये रुपए और रूबल में व्यापार कर रहे हैं। ब्रिक्स के कई सारे देश इस चीज़ पर सहमति भर रहे हैं। सिंगापुर जैसे जो देश जो ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है, भारत भी उनके साथ में रुपए को व्यापार को बढ़ावा देता है। यूएई के साथ भारत ने बोला कि हम आपसी करेंसी में व्यापार करेंगे, तो कहीं न कहीं डॉलर का डाउनफॉल हो रहा है। लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा। जिसका दबदबा 100 सालों से है वो एक दिन में नहीं होगा। ठीक है, ब्रिक्स के देश कोशिश करें तो हमारा रुपये और रूबल में व्यापार बढ़ा है, और साथ में भारत जो है वो 2 स्टील्थ फ्रिगेट बिल्ट जो सबमरीन है वो हासिल करने सबमरीन नहीं, वॉरशिप जो होते हैं वो हासिल करने जा रहा है। एक का नाम है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तुसील। ये क्या है? तो ये इंडियन नेवी का शिप होगा। और एक का नाम है तमल और तुसील। ये 2 शिप होंगे जो भारत सरकार को मिलेगा। रूस बनाकर दे रहा है, इंडियन नेवी का ये शिप होगा। कोरोना के कारण से इसमें डिले हो गया था और सितंबर तक एक की डिलीवरी हो जाएगी और अगले साल के फरवरी तक तमल का डिलीवरी हो जाएगा। तुसील का डिलीवरी तो सितंबर तक हो जाएगा और जो तमल है ये अगले साल के फरवरी तक, 2025 के फरवरी तक ये भारत में आ जाएगा। ओके, तो ये तो 2 शिप की बात होगी। 2 शिप रूस हमें बनाकर देगा। लेकिन जब डील हुआ था 2016 ईस्वी में, उसमें 4 शिप की बात की गई थी। 2 शिप तो रूस हमें बना कर दे देगा, बाकी 2 शिप जो है ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है भारत में, उसके द्वारा बनाया जाएगा और इसको भारत में ही तैयार किया जाएगा। 2 शिप भारत में तैयार होंगे जिनका नाम वगैरह अभी नहीं स्पष्ट किया गया है, लेकिन तुसील और तमल जो है ये बनकर रूस से आ रहे हैं भारत में। एक की डिलीवरी सितंबर में पूरा हो जाएगा और दूसरे की डिलीवरी जो है अगले साल फरवरी में पूरा हो जाएगा। 2016 में भारत और रूस के बीच में ये डील साइन हुआ था, जिसके तहत ये चीज़ था कि हम 4 शिप बनाएंगे आपस में मिलकर, और अभी बनाने पर काम भी चल रहा है। 2 पूरा हो गया है। 2 शिप गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया जाएगा, 2 ही अभी बनाया गया है। तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। टोटल जो ये एग्रीमेंट था वो करीब में $1 बिलियन का था, जिसमें से $500 बिलियन गोवा के शिपयार्ड लिमिटेड ने साइन किया और $500 बिलियन रूस की कंपनी के साथ डायरेक्ट साइन किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका पीटी फैक्ट है, शानदार सा पीटी फैक्ट है। विक्रम मिस्री हैं, ये पहले चीन में, रूस में कई सारे जगहों पर काम कर चुके हैं। विक्रम मिस्री जी 1989 बैच के,
ऑफिसर हैं इंडियन फॉरेन सर्विस के, और ये भारत के 35वें विदेश सचिव बनेंगे। 35 विदेश सचिव जो हैं भारत के फॉरेन सेक्रेटरी के पद पर ये बैठेंगे। इनका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्या नाम है इनका? इनका नाम है विक्रम मिस्री। विक्रम मिस्री शानदार डिप्लोमेट माने जाते हैं और इनका कैरियर भी काफ़ी अच्छा रहा है। रूस, चीन, कई सारे जगहों पर इन्होंने काम किया है। चीन के मामलों में इनको एक्सपर्ट माना जाता है और ये भारत के 35वें विदेश सचिव बनने वाले हैं विक्रम मिस्री जी। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक है वो यह है कि भारत में अभी वर्तमान में 15 जुलाई कल ही से भारत में दूसरा सेकेंड एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन। एशिया पैसिफिक का जो इलाका है बंधुओं, अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट तक, पूर्वी तट तक, ये पूरा का पूरा इलाका कहलाता है एशिया पैसिफिक की जगह इसको कहा जाता है इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक, एशिया पैसिफिक पुराना नाम है। इसमें सिविल एविएशन को बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ मिल रही है, यानी कि आप देख सकते 33.41% जो है इस रीजन का पार्टिसिपेशन हो रहा है। किसमें? तो डिपार्चर और अराइवल में फ़्लाइट्स की बहुत ज़्यादा मांग हो गई है। अब इस तरह से समझिएगा देसी भाषा में कि हवाई जहाज़ यात्रियों की मांग एशिया पैसिफिक में बूम कर गई है ना। इसलिए पूरे दुनिया भर की जो सिविल एविएशन इंडस्ट्री है वो इस क्षेत्र में प्रवेश करके अपना अपना विस्तार करना चाहते हैं। तो एशिया पैसिफिक रीजन का सिविल एविएशन की बैठक, जिसके 39 मेंबर हैं करीब में, उनकी बैठक कहाँ पर होने वाली? तो नई दिल्ली में संपन्न की जा रही है, भारत में संपन्न की जा रही। सेकेंड बैठक था ये, इससे पहले पहली बैठक हो चुकी है। पहली बैठक इसकी बीजिंग में हुई थी 2018 ईस्वी में, और भारत में मैंने गलती से बोल दिया 15 जुलाई से, सितंबर में इसकी बैठक होने जा रही है। सितंबर में बैठक होने जा रही है। जो एशिया पैसिफिक का इलाका है, इंडो पैसिफिक का इलाका है, ये दुनिया भर के सिविल एविएशन का 33% भारित रखता है। मतलब इसका तात्पर्य ये है कि अगर दुनिया भर में 100 विमानें उड़ती हैं तो 33 विमानें एशिया पैसिफिक के इलाकों में ही उड़ती हैं। मतलब इस सेक्टर का इतना बड़ा योगदान है ना। तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। ये पीटी फैक्ट हो गया छोटा सा आपके लिए कि कब होगा। तो सितंबर में ये बैठक होगा। सितंबर 11-12 को भारत में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा इसका बैठक। इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। और पहला बैठक जो है एशिया पैसिफिक का सिविल एविएशन का, ये बीजिंग में 2018 में संपन्न हुआ था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो है PM श्री स्कूल योजना के बारे में है। जो सेंटर है वो 3 राज्यों के लिए इसके फंडिंग को रोक रही है, क्योंकि पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया और भी कुछ राज्य हैं जो इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। बंगाल ने भी उठाया है कि आपको इसका नाम बदलना चाहिए, और कुछ राज्यों ने बोला है कि इसके हिंदी नाम को लेकर हमें आपत्ति है। तो कई सारे ने इसके स्ट्रक्चर को लेकर बोला है कि हमें PM श्री स्कूल की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी है ये राज्य और केंद्र के बीच विवाद है, तो इसको आप संघवाद में याद रख सकते हैं, संघवाद में चैलेंज के रूप में याद रख सकते हैं कि कई सारे सेंटर की योजनाएं होती हैं जिनके नाम को लेकर आपत्ति दर्ज की जाती है। जैसे कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, आरोग्य मंदिर करके नाम था, तो नागालैंड और मिजोरम जो ईसाई बहुल वाले राज्य हैं उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी कि मंदिर नाम आप किस प्रकार से रख रहे हैं योजनाओं के नाम में, तो इसलिए आपत्ति दर्ज कराई थी। तो कई बार जो सेंटर की योजनाएं होती हैं ये भी फेडरलिज्म के लिए थोड़ा सा खतरा हो जाती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, फेडरलिज्म में विवाद को जन्म देती हैं। जैसे पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, नागालैंड और बंगाल इसका उदाहरण हो सकता है। हालांकि ये भी है कि अपोजिशन की जो पार्टियां हैं उन्हीं के राज्य जो हैं वो विवाद इसमें खड़ी कर रही हैं। तो PM श्री योजना क्या है आखिरकार, इसके बारे में छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, PM श्री स्कूल योजना इसका नाम है। पंजाब ने PM श्री स्कूल योजना को लागू करने के लिए मूल रूप से हस्ताक्षरित MOU से पीछे हट गया। जो एजुकेशन मिनिस्ट्री और पंजाब गवर्नमेंट के बीच में MOU साइन किया गया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको उन्होंने निरस्त कर दिया और पीछे हट गए। वो क्या है देखिए, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री योजना की घोषणा। योजना के तहत भारत में 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन होगा। नई शिक्षा नीति पर बनने वाले PM श्री स्कूल से देश भर के लाखों छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगी। नवीनतम तकनीकी स्मार्ट कक्षाएं, खेल, विश्वस्तरीय आधुनिक संरचनाओं से सुसज्जित होंगे स्कूल। लेकिन इसका नाम क्या था? PM श्री। अब इसको लेकर कई सारे राज्यों ने आपत्ति दर्ज करी। जब इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही है तो कोई भी बनवा रहे बनवा लो यार, अपने राज्य का फ़ायदा होगा। इसमें भी नाम को लेकर, पार्टी को लेकर, क्रेडिट को लेकर लड़ रहे लोगों का भी एक बार सोच लेते ये नेता लोग, तो भला हो जाता। 18 दिसंबर 2023 तक
29 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों ने केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS नवोदय विद्यालय समिति के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 6 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने PM श्री स्कूल योजना के लिए केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किया है। ये 6 राज्य हैं बिहार, दिल्ली, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। बिहार ने अब साइन कर लिया है। पंजाब ने MOU से पीछे हटने का प्रस्ताव रखा है। पंजाब इससे पीछे हट रही है। PM श्री योजना क्या है, अब यहीं से आपसे सवाल पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2022 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 इसको लागू करने के लिए इस स्कूल को बनाया जा रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो सब के सब इस स्कूल में अच्छे से पढ़ाया जाएगा। PM श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत देश भर के 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा। PM श्री स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। ये स्कूल शिक्षा प्रदान करने का आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तकनीकी तरीका प्रदान करेंगे। 2020 से प्रारंभिक शिक्षा नीति का उद्देश्य स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना था और उसी के तहत में देश में 14,500 आधुनिक स्कूलों की कल्पना की गई थी और उसके लिए इस योजना को लाया गया था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 राज्यों की फंडिंग रोक दी है क्योंकि उन्होंने इस योजना से बाहर निकलने का, इस योजना को लागू नहीं करने का फैसला लिया है। विवाद बढ़ रहा है, इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए अगला जो टॉपिक है बड़ा ही क्रांतिकारी टॉपिक है। इसमें क्या है कि इटली के साइंटिस्ट की एक टीम ने चंद्रमा पर एक केव ढूंढा है जहाँ पर मानव जो है वो आसानी से रह सकता है। वहाँ पर आपको पता होगा कि चंद्रमा पर दिन का तापमान बहुत ही ज़्यादा चला जाता है और रात का तापमान बहुत ही कम चला जाता है। तो ये वहाँ पर दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल क्या करता है? तापमान को बैलेंस करके रखता है। ना तो दिन में तापमान हद से ज़्यादा जाता है, ना तो रात को बिल्कुल ही ठंडी हो जाती है। इसलिए केव की आवश्यकता पड़ती है ताकि वहाँ पर इंसान रह सके। और आने वाले समय में, अगले कुछ सालों में आपको वैज्ञानिक वहाँ पर रहते हुए दिखेंगे उनके ज़रूरत के सारे सामानों के साथ में। तो चंद्रमा पर रहने के लिए एक केव मिला है जो जहाँ पर अपोलो 11 मिशन लैंड किया था उससे 400 किलोमीटर की दूरी पर है, 250 माइल्स के करीब में है और वहीं पर ये मिला है। तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई हाल ही में किस तरह का केव कहाँ पर खोजा गया, किस देश के द्वारा खोजा गया है। इटली के साइंटिस्ट की टीम है जिन्होंने इसको खोजा है और अपोलो 11 जहाँ पर लैंड हुआ था उससे मात्र 400 किलोमीटर की दूरी पर ही ये स्थित है। इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। छोटा सा ही टॉपिक था, PT फैक्ट है। बाकी इसके बारे में कोई न्यूज़ आएगा तो उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। छोटे मोटे टॉपिक जो भी थे सब मैंने कवर किए हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।